दोस्तों, द रेनेसेंस आईएएस पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। कल के वीडियो में हमने लॉर्ड लिटन की घरेलू नीति यानी डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन हमने आपको दिया था। मुझे आशा है आप लोग सुने होंगे और मैंने ये भी बताया था कि अगली वीडियो में मैं लॉर्ड लिटन की विदेश नीति के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप विदेश नीति के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आपको उस पर्सनल व्यक्ति के बारे में, प्रॉपर उस व्यक्ति के बारे में एक बैकग्राउंड भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कल ही बताया था कि जो लॉर्ड लिटन है वो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार जिसमें डिजरेली की सरकार द्वारा मनोनीत किए गए हैं और उस सरकार की नीति ही रूढ़िवादी नीति है यानी अग्रगामी नीति है। जब आप इनकी विदेश नीति के बारे में अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि सबसे जो इनकी महत्वपूर्ण विदेश नीति है वो है अफगान के साथ संबंध, अफगानिस्तान के साथ संबंध। और लॉर्ड लिटन के काल में ही द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत भी होती है। अगर आप एक चीज देखें तो उस समय शेर अली वहां के शासक होते हैं अफगानिस्तान के और लॉर्ड लिटन अपना एक प्रतिनिधि मंडल वहां भेजता है, लेकिन उस प्रतिनिधि मंडल के मांग को शेर अली लौटा देता है। इधर लॉर्ड लिटन नाराज होते हैं और नाराज होने के बाद एक निश्चित समय देते हैं कि आप इतने समय तक अगर मेरी मांग को नहीं मानते हो तो फिर अफगानिस्तान को संसार के मानचित्र से ही मिटा देने की बात करते हैं। इतने कड़े रिएक्शन के बाद भी अगर आप देखें तो समय जो निर्धारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, शेर अली उसे नहीं मानते और वैसे कंडीशन में नवंबर 1878 में अफगानिस्तान पर लिटन की चढ़ाई हो जाती है। यानी ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति के तहत ये देखेंगे तो अफगानिस्तान पर चढ़ाई करते हैं। परिणाम ये होता है कि शेर अली पराजित होते हैं और पराजित होकर के उनको होने के बाद उनका लड़का याकूब खां अफगानिस्तान का शासक बनता है और गंडमक की संधि द्वारा इस युद्ध को समाप्त करता है। हालांकि अगर आप देखें तो जो अफगानिस्तान के साथ इन्होंने किया लिटन ने, इसकी हर जगह भर्त्सना हुई, हर जगह इनका आलोचना हुआ और हर जगह ये निंदा के पात्र बने। तो विदेश नीति में सबसे जो महत्वपूर्ण नीति है लिटन की वो है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। दोस्तों, निष्कर्षतः अगर आप देखते हैं कि घरेलू नीति और एक चीज और बेटा, एक चीज और आप लोगों को देखना है कि अफगानिस्तान में जो कुशल अकर्मण्यता की नीति एलन बरो के समय से चल करके चली आ रही थी, उस नीति का इन्होंने परित्याग कर दिया और अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। अब एक सवाल आपके मन में जरूर होगा कि आखिर कुशल अकर्मण्यता की नीति क्या है। तो कुशल अकर्मण्यता की नीति जो एलन बरो से चलकर अफगानिस्तान के साथ वो सीधे चली आई थी नॉर्थ ब्रुक के साथ साथ, लेकिन लॉरेंस के समय में इस रणनीति को कुछ निश्चित स्वरूप दिया गया। हालांकि ये कुशल अकर्मण्यता की नीति वो नीति थी जिसके तहत ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच एक संधि है जिसमें ये निश्चित किया गया कि दोस्तों का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन हम एक दूसरे को मानेंगे। हमारा दोस्त आपका दोस्त होगा, आपका दुश्मन हमारा दुश्मन होगा। ये नीति कुशल अकर्मण्यता की नीति मानी जाती है और ये नीति चलती भी आई। लेकिन लिटन के समय अगर आप देखेंगे, हालांकि लॉरेंस के समय ही इसका परिदृश्य बदल चुका था, लेकिन लिटन के समय देखेंगे इसने इस नीति का परित्याग करते हुए अग्रगामी नीति की रणनीति अपनाई, क्योंकि इसकी जो डिजरेली सरकार थी वो अग्रगामी नीति की पक्षधर थी। दोस्तों, अगर आप निष्कर्षतः देखें तो मैं अगर बहुत ही संक्षिप्त में इसका निष्कर्ष आपको बताऊं
तो आप देखेंगे कि लीटन किस तरह से अपनी साम्राज्यवादी सरकार को भारत में अस्थायी करने का प्रयास करता है। फिर उसने अपने साम्राज्य विस्तार की भी बात सोचता है और वे सारे काम करता है जिससे कि उसकी सरकार यानी ब्रिटिशर्स का शासन भारत में अस्थायी रूप से चलता रहे। हालांकि आप देखेंगे कि इसी क्रम में उन्होंने कई अपने नए नए सिद्धांत भी दिए। जैसे आप देखेंगे कि राज उपाधि का घोषणा करने के लिए उन्होंने जो दरबार का आयोजन किया उसमें बहुत सारे पैसे बहाए गए। फिर आप देखेंगे कि आर्म्स एक्ट लाए, उसमें क्या हुआ कि जो लाइसेंस जिसके पास रहेगा वही रखेगा। फिर आप देखेंगे कि वैधानिक अधिनियम जो लाए यानी कि सेवा वैधानिक अधिनियम, जिसमें कि ए उम्र को घटाकर 21 से 19 कर दिया गया, जो पहले भी मैं विवरण दे चुका हूं इसका। तो इस सारे चीजों को लीटन इसलिए करता है क्योंकि उसकी सरकार यहां पर अस्थायी हो जाए। लेकिन अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो एक चीज और पाएंगे कि ये सारे कार्य जो उन्होंने अपनी सरकार को अस्थायी करने के लिए किया, ये उल्टा पड़ गया और हमारे भारतीयों के जनमानस में उनके प्रति घृणा उत्पन्न हुई। वो एक निंदा के पात्र हुए और एक जन आक्रोश उत्पन्न हुआ। इस तरह से हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि लॉर्ड लीटन ने अपनी सरकार को अस्थायी करने के लिए बहुत सारे कार्य किए, लेकिन अगर आप ये भी देखते हैं तो इससे जनमानस के रूप में आक्रोश पैदा हुआ। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि जन आक्रोश और राष्ट्रवाद की भावना ने ही हमें स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। अतः लीटन के द्वारा किए गए कार्य उसके जाने अनजाने में ही, यानी उसके अनचाहे मन से ही सही, अनजाने मन से ही सही, लेकिन हमारे लिए एक उपकार ही हुआ, क्योंकि उससे राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई और हम स्वतंत्रता की ओर बढ़े। तो इस तरह से इस वीडियो को देखकर आप मूल्यांकन भी कर सकते हैं इसका, और विदेश नीति के बारे में अध्ययन भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज और है कि कुछ विद्यार्थियों का मानना है कि सर कुछ मटेरियल होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है बेटा कि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से सुने और अपने लेवल से अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद अगर एक अपना खुद का नोट्स आप बनाते हैं तो मटेरियल से ज्यादा वो टिकाऊ नॉलेज होगा और बेशक वो जो है एग्जाम के लिए, परीक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। हालांकि हम मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, बट समय से अभी हमको सिलेबस आपका कंप्लीट करना है और लगातार मैं एक शेड्यूल आपको भेजने चाहता हूं जिसमें आपका टेस्ट भी होते रहेंगे और टेस्ट सीरीज का हम प्लान शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आप इसको सुने, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।